और ये एक वो भूख है जो कभी ख़त्म नहीं होती, और राहु इसको बहुत अच्छे से समझता है। राहु कोई प्लैनेट नहीं है, राहु एक साया है। मून के दो नोड हैं, एक को नॉर्थ नोड कहा जाता है, एक को साउथ नोड कहा जाता है। नॉर्थ नोड जो है वो राहु है, जिसको ड्रैगन हेड भी कहा जाता है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इसका नाम राहु है। ये भूख पैदा करता है, और इंसान के अंदर वो भूख पैदा करता है जो आखिर में एक जहर की तरह काम करती है। अब आप इसकी मिसाल इस तरह से ले लीजिए कि अगर एक इंसान को पैसे की भूख है और वो पैसा कमाता रहता है, कमाता रहता है, कमाता रहता है, हालांकि उसकी डेली एक्सपेंसेस, डेली नीड्स बहुत आसानी से पूरी हो जाती हैं, लेकिन फिर भी वो लालच करता है और एक दिन उसी लालच के हाथों मारा जाता है। तो इट मीन्स कि ये एक जहर हुआ। आप एक ही खाना रोज़ खाएं, लगातार खाएं, हेल्दी फूड खाएं, लेकिन क्वांटिटी ज़्यादा करना शुरू कर दें, इतनी खाना शुरू कर दें कि आपसे उठा ही ना जाए, तो वो हेल्दी खाना भी आपके लिए जहर बन जाएगा। इसी तरह राहु को पहचानना होता है कि राहु जब आपके अंदर लालच पैदा करता है तो वो रुकता नहीं है। अब राहु जो है वो 2 अगस्त को अपना नक्षत्र चेंज कर चुका है, सुबह 9:58 पर सप्तभिषा नक्षत्र से निकल के धनिष्ठा नक्षत्र में जा चुका है। तो कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र का जो चौथा पड़ाव है वो एक्वेरियस में है, फिर इसके बाद ये कैप्रिकॉर्न में ट्रांजिट करेगा। अब धनिष्ठा नक्षत्र का जो मालिक है वो मार्स है, और मार्स स्पीड, एक्शन, कंपटीशन और एग्जीक्यूशन का प्लैनेट है। और अगर हम एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखें तो मार्स और राहु जब भी एक साथ होते हैं या नज़र बनाते हैं तो अंगारक दोष बन जाता है। अब अगर आपको याद हो, 29 या 28 फरवरी को मैंने वीडियो डाली थी, उसमें मैंने जिक्र भी किया था अंगारक दोष का, जिस वक्त चांद ग्रहण लगा था। तो अंगारक दोष की अगर आप कोई वीडियो उठा के देखें हमारी, तो जिस वक्त हमने जो चीज़ें बोली या हमने प्रेडिक्शंस की, तो वो सारी चीज़ें उसी वक्त एक्यूरेट हुई, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें रुकती नहीं हैं, एकदम से एक्सपेंड होती हैं। तो अब राहु काम करेगा मार्स के नक्षत्र में, यानी कि जो आपकी नॉर्मल भूख है वो अब मार्स की एनर्जीज के साथ एक्सपेंड करेंगी। राहु की सबसे ख़ास क्वालिटी उसकी एम्प्लीफिकेशन है। जिस चीज़ को टच करे उसकी डिज़ायर को बढ़ा देता है। आप किसी चीज़ को उस पसंद नहीं करते, आप उसको हासिल करने के लिए कुछ भी कर रहे होते हैं, फिर सिर्फ हासिल ही नहीं करना चाहते बल्कि दूसरों से आगे भी निकलना चाहते हैं। और फिर एक पॉइंट आता है जहां इंसान खुद से पूछता है, मुझे वाकई ये चीज़ चाहिए भी थी, या मैं सिर्फ इसलिए भाग रहा था क्योंकि मुझे लगता था कि मुझे ये हासिल करना है। यही राहु की स्ट्रेंथ भी है और जहर भी है। राहु आपको अनकन्वेंशनल बना सकता है, वो रास्ता आपको दिखाता है जो ट्रेडिशनल लोग शायद कभी भी ना देखते हों या उसको फॉलो करने से डरते हों। टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, फॉरेन कनेक्शंस, मास ऑडियंस, नेटवर्किंग, अनयूजुअल बिजनेस मॉडल्स, रिसर्च, इनोवेशन और कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट्स में राहु की एनर्जी को इंटेलिजेंटली यूज़ किया जा सकता है। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि इसकी डार्क साइड को इग्नोर मत कीजिएगा। राहु ऑब्सेशन क्रिएट करता है, एक गोल दिमाग पर सवार करवा देता है, एक इंसान दिमाग पे सवार करा देता है, एक रिलेशनशिप, एक पोजीशन, एक अमाउंट ऑफ मनी दिमाग में चढ़ जाती है, एक सोशल स्टेटस, एक रिकग्निशन मिल जाए, और फिर इंसान को लगता है बस ये मिल जाए और मैं सेटिस्फाइड हो जाऊंगा। लेकिन यही राहु का ट्रैप होता है। आप दुनिया में जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिशियंस उठा के देखें, उनका राहु इतना मजबूत होगा क्योंकि वो आपसे झूठ बोलते हैं, और झूठ जब वो बोलते हैं तो आप पहचान भी नहीं पाते। क्यों? जब पॉलिटिशियंस आपको लॉलीपॉप दे रहे होते हैं तो आप बिना देखे, बिना सोचे समझे उनको फॉलो कर रहे होते हैं, ब्लाइंडली फॉलो कर रहे होते हैं। यही राहु की माया है, उसका जाल है। इसीलिए राहु को कंट्रोल करने का तरीका उसकी एनर्जी को दबा देना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि उसको डायरेक्शन देना होता है। और यहाँ धनिष्ठा का जो नक्षत्र है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। धनिष्ठा नक्षत्र का जो सिंबल है वो रिदम है, अचीवमेंट्स हैं, रिसोर्सेज हैं, मूवमेंट है, और कलेक्टिव सक्सेस से कनेक्ट होता है। इस नक्षत्र में मार्स की एनर्जी होती है एक्शन लेना, compete करना, टारगेट चेस करना, रिजल्ट के लिए मूव करना। इसलिए एक्वेरियस का धनिष्ठा जोन में जो राहु की एनर्जी है, हम उसको सिर्फ डिज़ायर के तौर पर नहीं देखेंगे। यहाँ डिज़ायर को नेटवर्क, टेक्नोलॉजी, सोसाइटी और फ्यूचर ओरिएंटेड गोल्स के थ्रू अचीव करने की कोशिश भी देखेंगे। इसके अलावा एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं, राहु अभी कैप्रिकॉन में एंटर नहीं हुआ, हालांकि धनिष्ठा का जो नेक्स्ट पड़ाव होगा वो कैप्रिकॉन में होगा।
इस वक्त राहु एक्वेरियस में 6 डिग्रीज पर है, धनिष्ठा के चौथे पड़ाव में है। कैप्रिकॉन का चैप्टर बाद में आता है, इसलिए इस सीरीज में हम सिर्फ राहु को एक्वेरियस में ही रीड करेंगे। जब कैप्रिकॉन में ट्रांजिट करेगा तो हम कैप्रिकॉन में जब उसका नक्षत्र होगा उसमें भी उसको रीड करेंगे, कैप्रिकॉन में भी रीड करेंगे, लेकिन उसके नक्षत्र के थ्रू करेंगे। और क्योंकि धनिष्ठा का लॉर्ड मार्स जेमिनी में बैठा हुआ है, 6 डिग्रीज पर बैठा हुआ है जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये ऑब्वियसली आगे आगे बढ़ता जाएगा। राहु की जो नक्षत्र लेवल स्टोरी है वो मार्स तक जाती है। मार्स जेमिनी में बैठा है, इसलिए एक्शन, कनेक्शन, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन, स्किल्स, मीडिया, स्ट्रेटजी और मल्टीपल आइडियाज़ के साथ बनते हुए नजर आते हैं। मार्स के बाद मरकरी को भी देखेंगे, क्योंकि मार्स जिस घर में बैठा है मरकरी उसका मालिक है, और मरकरी कैंसर में बैठा है। तो यहाँ पे बात कैंसर तक जा रही है, मरकरी तक जा रही है, और कैंसर में सन, मून, मरकरी, एक्सॉल्टेड जुपिटर पहले से मौजूद हैं, जैसे आपने पुरानी वीडियोस में देखा होगा। यानी राहु की स्टोरी को हम आइसोलेटेड नहीं पढ़ेंगे, वहाँ पे राहु, धनिष्ठा नक्षत्र, मार्स, मरकरी, कैंसर प्लैनेटरी क्लस्टर जो है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। दूसरी तरफ ये भी देखेंगे कि राहु एक्वेरियस में है, सैटर्न उसका मालिक है, रेट्रोग्रेड सैटर्न पाइसेस में बैठा हुआ है, जुपिटर की 9th एस्पेक्ट सैटर्न पर पड़ती है। यहाँ से पता चलता है कि राहु किस तरह की डिज़ायर्स क्रिएट करता है, और उस डिज़ायर्स को एक्शन कौन दे रहा है, और उस एक्शन का कनेक्शन ज़िंदगी के किस दूसरे चैप्टर पे बन रहा है। इस वजह से ये राहु का जो नक्षत्र चेंज करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राहु स्पीड से डिज़ायर क्रिएट करेगा, मार्स उस डिज़ायर को एक्शन देना चाहेगा, लेकिन सैटर्न यहाँ पर सवाल खड़े कर देगा, क्या आप इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठा सकेंगे या नहीं, ये बहुत अहम है। और यहाँ पे जुपिटर का भी एक स्टैंड आ जाता है कि जो चीज़ आप हासिल करना चाहते हैं क्या वो वाकई आपकी ग्रोथ के लिए है भी या नहीं, क्योंकि जुपिटर एक्सॉल्टेड है, जुपिटर आपको एक्सपेंड करेगा। एक्सपेंड अगर जुपिटर कर रहा है तो सैटर्न भी कर रहा है, सैटर्न के घर में बैठा राहु है वो भी करेगा। यानी अगले फेज में सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आएंगी, चॉइसेस भी आएंगी, और फ़र्क सिर्फ इस बात से पड़ेगा कि आप राहु की भूख को अपना मास्टर बनाते हैं या उस भूख को अपना इंजन बनाते हैं। हम देखेंगे कि एक्वेरियस में धनिष्ठा नक्षत्र का जो राहु है आपके मून साइन के किस हाउस में बैठा हुआ है, और उस हाउस का रियल वर्ल्ड मैटर्स के किस टाइप की हंगर आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़, प्रेशर और ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिवेट करता है। अगर आपको आपका मून साइन नहीं पता तो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखिए, आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा। और अगर आप लोग अपनी पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, लाइफ की डायरेक्शन हासिल करना चाहते हैं, करियर कौन सा चूज़ करना है, बिजनेस कौन सा सूटेबल रहेगा, रिलेशनशिप के लिए कुंडलियाँ मैच करवाना चाहते हैं, या फ्यूचर डायरेक्शन के हवाले से पर्सनल कंसल्टेशंस लेना चाहते हैं, और चाहते हैं कि रेमेडीज़ के थ्रू आपकी मुश्किलें आसान होना शुरू हों, तो स्क्रीन पर दिया गया व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके अपॉइंटमेंट हासिल कर सकते हैं। याद रखें कि 50% फीस ऑफ है, लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है, और लिमिटेड स्लॉट्स अवेलेबल हैं। तो अब देखते हैं एक्वेरियस का ये राहु आपके लिए सिर्फ एक नई डिज़ायर लेकर आ रहा है, या वो डिज़ायर आपकी ज़िंदगी की डायरेक्शन भी बदलने जा रहा है। अब बात करते हैं एरीज मून साइन वालों की। तो एरीज मून साइन के लिए राहु इस वक्त 11th हाउस में है, और यहाँ से कहानी सीधा आपकी इनकम, मुनाफे, नेटवर्किंग, ऑडियंस, सोशल सर्कल, एम्बिशंस और लॉन्ग टर्म गोल्स तक जाती हैं। राहु 11th हाउस में अक्सर एक चीज़ बहुत स्ट्रांगली एक्टिवेट करता है, मुझे और चाहिए, ये चीज़। और धनिष्ठा नक्षत्र का मार्स रूल जो है वो इस नेचर को, डिज़ायर को और तेज़ कर देता है। इसलिए अगले फेज़ में आप सिर्फ इनकम बढ़ाने की नहीं सोचेंगे, आप ये सोच सकते हैं कि मैं मार्केट में अपनी पोजीशन कैसे ऊपर लेके जा सकता हूँ, अपनी ऑडियंस कैसे बढ़ा सकता हूँ, मुझे किस लेवल के लोगों के साथ कनेक्शन बनाना है। ये सबसे अहम सवाल हैं। रियल वर्ल्ड में इसका मैनिफेस्टेशन बहुत प्रैक्टिकल हो सकता है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो नए क्लाइंट्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, कोलैबोरेटर्स, इन्वेस्टर्स या प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट्स की सर्च बढ़ सकती है आपकी ज़िंदगी में। जॉब में हैं तो सैलरी इंक्रीज हो सकती है, बोनस, प्रमोशंस, बेटर कंपनी या इन्फ्लुएंशियल सीनियर्स के साथ कनेक्शन की डिज़ायर स्ट्रांग होती हुई नज़र आती है। कंटेंट क्रिएटर हैं तो ऑडियंस ग्रोथ, सोशल मीडिया रीच और मोनेटाइजेशन पर फोकस बढ़ेगा। फ्रीलांसर हैं तो आप चाहेंगे कि छोटे प्रोजेक्ट से निकलकर अब हायर पेइंग क्लाइंट्स की तरफ पहुंचा जाए। राहु 11th हाउस में शॉर्टकट्स भी दिखा सकता है, लेकिन हर शॉर्टकट ग्रोथ नहीं होता। यहाँ पे लालच को आपको मारना पड़ेगा। यहाँ धनिष्ठा का जो मार्स है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मार्स आपके 3rd हाउस जेमिनी में बैठा हुआ है, यानी राहु के एम्बिशंस को फ्यूल मिल रहा है यहाँ पे। तो ये फ्यूल कैसे मिलेगा? ये फ्यूल आपकी कम्युनिकेशन के थ्रू मिलेगा, सेल्स के थ्रू मिलेगा, आपकी मार्केटिंग आपको अच्छी मिलती हुई नज़र आएगी, कंटेंट क्रिएशन आपकी बहुत अच्छी होती हुई नज़र आएगी, नेटवर्किंग, राइटिंग, मीडिया, स्किल्स और सेल्फ इनिशिएटिव से आपको ये चीज़ें मिलती हुई नज़र आएंगी। इसका सीधा मतलब इतना सा है कि अगर आप सिर्फ विश करेंगे कि इनकम बढ़ जाए तो राहु का मैक्सिमम फ़ायदा आपने नहीं उठाया। लेकिन अगर आप एक स्किल्स को एग्रेसिवली डेवलप करेंगे, अपनी मार्केटिंग इंप्रूव करेंगे, डेली आउटरीच करेंगे,
कंटेंट पब्लिश करेंगे या नए क्लाइंट्स को अप्रोच करेंगे, तो राहु का 11th हाउस की जो एनर्जी को ये कह लीजिए कि आप लोगों ने प्रोडक्टिव डायरेक्शन देना शुरू कर दी। और मार्स के बाद हम मरकरी को देखते हैं जो कि 4th हाउस में है। मरकरी के साथ सन, मून, एग्जॉल्टेड जुपिटर और अभी रिसेंटली सूरज ग्रहण लगा 12 तारीख को, तो इसलिए आपके गेन्स, कनेक्शंस जो हैं वो इवेंचुअली 4th हाउस से मैटर करते हैं। होम, प्रॉपर्टी, फैमिली, इमोशनल सिक्योरिटी, एजुकेशन, वर्क स्पेस और पर्सनल फाउंडेशन। रियल लाइफ में इसका मतलब हो सकता है कि आप अपनी इनकम बढ़ाकर घर परचेज करना चाहें, होम ऑफिस स्टैब्लिश करना चाहें, फैमिली की फाइनेंशियल पोजीशंस इंप्रूव करना चाहें, या बिजनेस के लिए अपना फिजिकल डिजिटल बेस मजबूत करें। कुछ एरीज नेटिव्स के लिए फैमिली नेटवर्क भी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ का सोर्स बनते हुए नजर आते हैं। लेकिन राहु के जो माउंटेन प्रिंसिपल है उसको याद रखिएगा, ये सबसे ज़रूरी है कि 11th हाउस में राहु आपको ऊपर लेके जाता हुआ बहुत जल्दी नज़र आएगा और बहुत तेज़ी से लेकर जाएगा। आज 50 क्लाइंट्स, कल 500 का टारगेट, आज नॉर्मल इनकम कल डबल नज़र आएगी, आज छोटी ऑडियंस कल वायरल ग्रोथ नज़र आ सकती है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब इंसान ग्रोथ को मैनेज करने के बजाय उस ग्रोथ का एडिक्ट होता हुआ नज़र आए। राहु जिस स्पीड से आपको पहाड़ की चोटी तक पहुंचा सकता है, अगर स्ट्रैटेजी, एथिक्स, फाइनेंशियल डिसिप्लिन ना रखी, उसी स्पीड से नीचे धक्का देगा आपको। और आप लोग अच्छे से जानते हैं जब इंसान ऊंचाई से गिरता है तो चोटें खा के नीचे आता है, कोई ऐसा नहीं है कि एक एक कदम रख के नीचे आए। तो यहाँ पर हर अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करना आपके लिए ज़रूरी नहीं है। जो ग्रोथ सस्टेनेबल नहीं लगी उसको ट्रैप समझकर साइड कर दीजिएगा। अब दूसरी चेन देखते हैं कि राहु एक्वेरियस में है और एक्वेरियस का लॉर्ड जो है वो सैटर्न है। सैटर्न आपके 12th हाउस में पाइसेस में रेट्रोग्रेड है, यानी जो मुनाफे राहु आपको दिखा रहा है उनके पीछे एक हिडन कॉस्ट भी हो सकती है, उसका आपको भरपाई भी करनी पड़ सकती है। एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस आ जाते हैं, फॉरेन डीलिंग्स आ जाती हैं, बिहाइंड द सीन काम आ जाते हैं, स्लीप सेक्रीफाइस हो सकती है, आइसोलेशन हो सकती है, या ऐसी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो दूसरों को नज़र नहीं आती, वो सारी चीज़ें आ सकती हैं। आपकी इनकम बढ़ सकती है, लेकिन अगर एक्सपेंसेस और लाइफस्टाइल भी उसी स्पीड से बढ़ गए तो एक्चुअल वेल्थ क्रिएट नहीं होगी। सैटर्न यहाँ आपसे यही डिमांड कर देगा कि सिर्फ रेवेन्यू नहीं, रिटेंशन और सेविंग्स भी देखनी है। और एग्जॉल्टेड जुपिटर की बात करें जो कि आपके 4th हाउस में है, आपका जो मरकरी बैठा हुआ है 4th हाउस में, जिसके घर में मार्स बैठा हुआ है, तो सैटर्न को 9th एस्पेक्ट से जुपिटर देख रहा है। ये मैंने आपको पिछली 3 सीरीज़ में बताया है। इस वजह से सैटर्न का प्रेशर कम्प्लीटली ड्राई नहीं होता। अगर आप अपनी इनकम को घर, एजुकेशन, एसेट्स, फैमिली सिक्योरिटी या लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी में कन्वर्ट करते हैं तो राहु की एग्रेसिव ग्रोथ को जुपिटर मीनिंगफुल डायरेक्शन देता हुआ नजर आता है। रिलेशनशिप में भी सोशल सर्कल इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। आपके कॉन्टैक्ट्स बढ़ सकते हैं, लेकिन हर नया कॉन्टैक्ट क्लोज रिलेशनशिप नहीं बनाएगा। कुछ लोग सिर्फ अपॉर्चुनिटी लेकर आएंगे और कुछ लोग आपकी लॉन्ग टर्म जर्नी का जेन्युइन हिस्सा बन सकते हैं। राहु यहाँ क्वांटिटी बढ़ा सकता है, सैटर्न आपको क्वालिटी आइडेंटिफाई करवाना सिखाएगा। फाइनेंशियली सबसे इम्पॉर्टेंट एडवाइस ये है कि इनकम के नए दरवाजे खोलें, लेकिन हर नए दरवाजे से अंदर मत चले जाइएगा। इन्वेस्टमेंट्स, पार्टनरशिप्स, ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज़ या बिजनेस एक्सपेंशन में नंबर ज़रूर देखिएगा। कॉन्ट्रैक्ट्स को समझिएगा और अपनी एग्जिट स्ट्रैटेजी भी बना के रखिएगा। राहु एक्साइटमेंट बहुत देता है, सैटर्न पेपर वर्क मांगता है। एरीज के लिए राहु का कोर लेसन यही है कि आपकी एम्बिशंस गलत बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन एम्बिशंस को सिस्टम से चलाना है। अगला फेज़ आपको ज़्यादा लोगों, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ और ज़्यादा अर्निंग पोटेंशियल तक लेके जा सकता है। लेकिन असली जीत, कामयाबी तब होगी जब आप कामयाबियों की बुलंदी पर खड़े होकर उसको सस्टेन कर सकें। तो याद रखिएगा कि राहु आपको ऊपर लेके जाने की स्पीड दे सकता है। आपको डिसाइड करना है कि उस स्पीड को ग्रोथ बनाते हैं या गैम्बलिंग करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।